हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक नोटिफिकेशन। जी हाँ, बिहार पुलिस का सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आ चुका है। ईपीएससी ने अपने सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपका बिहार पुलिस का आ चुका है, तो मैं उसके रिगार्डिंग ये वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस वीडियो को आगे शुरू कर सकूँ। तो सबसे पहले आते हैं बिहार सरकार गृह विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। अब आप कह रहे होंगे कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। वो आपके स्टार्ट होंगे 5 अक्टूबर से। आज है 30 तारीख और आप एप्लीकेशन फॉर्म 5 अक्टूबर से भरना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भरे जाएंगे 5 नवंबर 2023। जी हाँ, 5 नवंबर 2023 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये लेवल 6 की जॉब है आपकी पुलिस अवर निरीक्षक की, पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ये लेवल 6 की जॉब है और इसमें जो रिक्तियों की संख्या है, जो कितनी वैकेंसी है, इसमें 1275 वैकेंसी निकाली हैं। ये पद निकाले गए हैं। आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा की जाएगी इन पदों पर, जो आपकी 5 अक्टूबर से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। आप केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म फिल नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं कि उन्होंने और क्या दे रखा है। इन्होंने और दे रखा है भारतीय नागरिक। अब आप पूछेंगे कि भारतीय नागरिक होना कि आपको इसमें शैक्षिक अहर्ताएँ हैं और अन्य जो अहर्ताएँ वो क्या हैं। आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है और ये कोई भी भर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो और चाहे थर्ड जेंडर के लिए भी इन्होंने ये फॉर्म निकाला है। थर्ड जेंडर वाले भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है कि आपको केवल ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2023 तक आपको ग्रेजुएशन होना होगा। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं उम्र कि आपकी एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो अनारक्षित, जो सामान्य जाति के, जो सामान्य कोटि के जो पुरुष हैं, उनके लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी है, वो 20 साल है और अधिकतम उम्र जो है 37 साल है। अधिकतम मतलब अगर आप मेल हैं तो आपकी उम्र 20 साल मिनिमम और मैक्सिमम 37 साल होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल, मतलब 3 साल का फ़र्क दे रखा है महिला और पुरुष में। कि पुरुष के लिए मैक्सिमम 37 साल है और महिलाओं के लिए मैक्सिमम 40 साल है। जबकि जो मिनिमम है वो दोनों की सेम है। पुरुष की भी मिनिमम 20 होनी चाहिए और उसके अलावा महिला की भी 20 होनी चाहिए। पिछड़ा और अत्यंत वर्गों के पुरुष और महिलाओं के लिए कोई इसमें चेंज नहीं दिया गया है। हाँ, केवल पुरुषों में चेंज दिया गया है। उनकी जो पुरुष और महिला दोनों के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल होने चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए जो मिनिमम है वो 20 साल है, पर उसमें 2 साल की छूट दे दी गई है। अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज आपकी 42 साल होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बिहार के जो सरकारी सेवकों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, पर जिन्होंने 3 साल तक न्यूनतम, उन्होंने 3 साल तक अगर सरकारी सेवा में काम किया है, सरकारी सेवा की है, तो ही उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल की छूट दे दी गई है। और जो अभ्यर्थी की उम्र है, अब जो कैंडिडेट की जो एज की जो कैलकुलेशन है उसकी 10th की मार्कशीट पर की जाएगी। किसकी? 10th की मार्कशीट पर की जाएगी। अब आते हैं अभ्यर्थी को शारीरिक मापदंड। इसमें आपकी 3 एग्ज़ाम होंगे। पहला आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगी। उसके बाद आपका मेंस होगा, मुख्य परीक्षा होगी। उसके बाद आपका शारीरिक मापदंड का टेस्ट होगा, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा इसमें। तो अभ्यर्थी होगा शारीरिक मापन, उसमें कोई आपको पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, पर आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। शारीरिक मापदंड, आपको फिजिकल टेस्ट पास करना ज़रूरी है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें आपकी ऊंचाई मतलब आपकी जो हाइट है वो पीछे जो अनारक्षित में सामान्य वर्ग के जो
सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपकी जो मिनिमम हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। अब बात आती है महिलाओं की, तो जो महिलाओं की जो ऊंचाई होनी चाहिए, जो हाइट होनी चाहिए, वो न्यूनतम मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अब आते हैं सीना। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, इसमें महिलाओं का मापदंड नहीं किया जाएगा। पुरुषों के लिए अनारक्षित जो सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष के लिए जो सीना है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो फुलाकर है वो कितना, वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। फुलाने के बाद जो सीना है उसमें 5 सेंटीमीटर का फ़र्क आना चाहिए। फुलाने से पहले और फुलाने के बाद सीने में 5 सेंटीमीटर का फ़र्क आना चाहिए। अब है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुषों के लिए है उनका कैसा होना चाहिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम मिनिमम, और फुलाकर 80 सेंटीमीटर का न्यूनतम होना चाहिए। इसमें भी आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर का फ़र्क होना चाहिए, सीना फुलाए और सीना बिना फुलाए। अब हम महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब आते हैं वजन कि उनका वेट कितना होना चाहिए पुरुष और महिलाओं का। तो सभी वर्गों की, चाहे आपको किसी भी वर्ग की, चाहे आप अनारक्षित वर्ग की हैं, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हैं, चाहे पिछड़ा वर्ग की हैं, आपका जो वेट है, वो जो न्यूनतम वजन है वो कितना होना चाहिए, आपका मिनिमम वेट, न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए। और इनरों खोड़ी हिजड़ा ट्रांसजेंडर जो थर्ड जेंडर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, जो उनके शारीरिक मापदंड होंगे वो जो पिछड़े वर्ग की महिला के समान ही होंगे। अब आते हैं कि इसका पैटर्न क्या है। अब आते हैं कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न क्या है। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी आपकी, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे तो वो इनको चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं। अगर वो सही पाए गए तो ही आप रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आप रिटन एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था रिटन एग्ज़ाम प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा, और कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे। तो प्रीलिम्स जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कितने नंबर का होगा, वो आपका 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका होगा। और जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी। आपकी प्रश्नों की संख्या 100 होगी। मतलब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे, मतलब आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का होगा। आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको कितने % नंबर लाने हैं, इसमें आपको कम से कम 30% लाने हैं। अगर आप 30% से कम नंबर आए आपके, तो आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थी मेंस एग्ज़ाम के लिए जितनी वैकेंसी, मतलब 1275 वैकेंसी हैं, तो 1275 गुना 20, मतलब 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। 20,000 21,000 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ साफ लिख रखी है, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। मतलब मान लो 20,000 उन्होंने छात्र बुला लिए, लेकिन 20,000 के 20,000 ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, तो 30% जो उन्होंने अनुपात दे रखा है उसे कम किया जा सकता है। मान लो आपको 28% आए तो भी आपको मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए बुला लिया।
तो ये उन्होंने साफ साफ दे रखा है। अब आते हैं मेंस पर। आपका प्रीलिम्स का हो गया, आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो गई। अब आती है आपकी मेंस परीक्षा, मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में जो सफल होंगे वो आप मुख्य परीक्षा देंगे। मुख्य परीक्षा में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का होगा। पहला एग्ज़ाम आपका कौन सा होगा? पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का होगा, जो 2 घंटे का होगा। और इसमें भी सेम है कि 2 घंटे का होगा, आपके 200 नंबर का होगा, और जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, और इसमें भी यही दिया गया है कि आपको न्यूनतम मिनिमम 30% नंबर लाने हैं। आपको 30% नंबर लाने हैं, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएंगे। सामान्य हिंदी पत्रिका प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें जो सामान्य हिंदी के जो नंबर होंगे वो आपके नहीं जोड़े जाएंगे। अब आते हैं सेकंड एग्ज़ाम पर। पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का होगा। दूसरा एग्ज़ाम जो होगा वो आपका होगा सामान्य अध्ययन जीके का, सामान्य विज्ञान साइंस का, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास हिस्ट्री, भारतीय भूगोल, ज्योग्राफी, गणित, मैथ एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भी सेम होगा कि 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे का होगा। मतलब कुल मिला के आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो 4 घंटे का होगा। पहला एग्ज़ाम आपका हिंदी का होगा और दूसरा एग्ज़ाम आपका जीके का, आप मान लीजिए, मतलब जीएस का मान लीजिए, क्योंकि जीएस में आपके साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ सभी कुछ आ जाते हैं। अब आते हैं कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, 0.2 आपका मार्क कटेगा। अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन पे टिक कर दिया तो आपको 0.2 मार्क्स की पेनल्टी होगी। उत्तर पुस्तिका 2 पत्रियों में होगी। मतलब जो OMR शीट है वो आपको भी दे दी जाएगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन। भाई आपका जो प्रीलिम्स के लिए आपने प्रीलिम्स दे दिया, उसके बाद 20 गुना छात्रों को वो मेंस के लिए बुलाएंगे। अब जिन्होंने मेंस दे दिया उनके 6 गुना छात्र, वो जो आपका लास्ट जो टेस्ट है, कौन सा? फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जो आपका फिजिकल मार्क कह लीजिए, या फिर जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए 6 गुना छात्र बुलाए जाएंगे। और इसमें भी ये साफ साफ लिखा है कि शारीरिक दक्षता में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रारंभ संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। अब आते हैं थर्ड स्टेज पे, जिसमें आपकी होगी शारीरिक योग्यता एवं और दक्षता परीक्षा, जिसमें आपका होगा फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होगा? फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपको लगवाई जाएगी दौड़। जो आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में सबसे पहले आपको लगवाई जाएगी दौड़। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए जो समय सीमा 6 मिनट 30 सेकेंड। मतलब जो मेल है, जो पुरुष है, उनको 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर आपने ज़्यादा समय अगर आपने 6 मिनट 30 सेकेंड से 1 सेकेंड भी ऊपर ले लिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए क्या है? महिलाओं के लिए आपको 1 किलोमीटर जो दौड़ लगानी है वो 6 मिनट में लगानी है। 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है कितने मिनट में? 6 मिनट में। अगर आपने ज़्यादा समय ले लिया, 6 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी है आपकी ऊंची कूद। पहले आपसे दौड़ लगवाई जाएगी, उसके बाद आपसे ऊंची कूद का टेस्ट आपका करवाया जाएगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मतलब जितने भी मेल मेंबर हैं, उनको न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद लगानी होगी। अगर आपने 4 फीट से नीचे कूद लगाई तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं महिलाओं के लिए लंबी कूद। तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए आपको 9 फीट लंबी कूद कूदनी होगी। अब आते हैं ऊंची कूद। मैंने बता ही दिया कि आपको पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट ऊंची कूद कूदनी होगी और महिलाओं के लिए 3 फीट। पुरुषों के लिए 4 फीट कूदना होगा आपको ऊंची कूद, और महिलाओं के लिए 3 फुट। और उसके बाद आपका आता है लंबी कूद। सभी कोटि के पुरुषों के लिए
12 फीट आपको लंबी छलांग लगानी होगी और सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट। अगर आपने इसे कम कर दिया तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं गोला फेंक। गोला फेंक सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का आपको गोला लेना है, 16 पाउंड का गोला लेना है और मिनिमम 16 फीट फेंकना होगा। अगर आपने 16 फीट से वो गोला है वो कम फेंका तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसी महिलाओं के लिए कितना है, 12 पाउंड का गोला लेना है आपको और न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, न्यूनतम 10 फीट लंबा फेंकना होगा। अगर आपने 10 फीट से कम फेंका तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड और महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद और लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा। यही है कि आपको सारी अलग अलग, जैसे आपकी ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला फेंक है, आपको हर टेस्ट में पास होना होगा। ये नहीं कि आप केवल एक टेस्ट में पास हो गए तो आपको हर टेस्ट में आपको ये नहीं है कि आपको एक टेस्ट में पास हो गए तो आपको और टेस्ट में अपना पास हो जाएंगे। यही आपको हर टेस्ट में अलग अलग पास होना होगा, आपको हर टेस्ट में अलग अलग पास होना होगा। अब आते हैं थर्ड जेंडर के लिए। तो थर्ड जेंडर के लिए जो शारीरिक मानदंड है और शारीरिक दक्षता है वो आपको पिछड़े वर्ग की महिलाओं, मतलब जो आपको दिया गया है महिलाओं के लिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। और जो उनकी अधिकतम उनकी उम्र है वो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कोटि के समरूप छूट प्राप्त होगी। अभ्यर्थी को क्या करना है, अभ्यर्थी को एक तो वो बिहार राज्य का है, ये उसे इसका सर्टिफिकेट देना है कि वो बिहार राज्य का है, वो बिहार राज्य का ही है, और उसके अलावा कि वो ट्रांसजेंडर है उसका भी उसे सर्टिफिकेट देना होगा। और आपको 2 सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं जो ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं कि एक तो आप बिहार राज्य के निवासी हैं और दूसरा कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इन दो डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे। अब आती है मेरिट लिस्ट। उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर भी आपको जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। अगर लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान अंक प्राप्त हैं, अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान अंक कैंडिडेट के सेम नंबर पाए गए तो फिर तो जो अभ्यर्थी उनका जो बर्थ डेट के आधार पर किया जाएगा, जो उनकी बर्थ डेट होगी, और अगर उनकी समान अंक भी है और बर्थ डेट भी समान है तो फिर उनके स्थान का निर्धारण किया जाएगा। बट अगर उनका स्थान भी सेम है तो उनकी शैक्षणिक योग्यता के मतलब उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और जिसकी अधिक क्वालिफिकेशन होगी उसको ही ऊपर रखेंगे मेरिट लिस्ट में, उनको ऊपर लिखेंगे मेरिट लिस्ट में। अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता भी समान हुई, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भी समान हो गई, तो उनके जो नाम के अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब किसका नाम क्या है, उनके अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो आपको अब आते हैं कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं। तो 32% आपको किसके लिए लाने हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनको जो न्यूनतम मार्क्स लाने हैं वो कितने 32% लाने हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 34% मार्क्स लाने हैं। पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स को 36.5% और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिनिमम 40% अंक लाने होंगे। मेंस का एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम देंगे। अंतिम रूप से भाई आपको प्रीलिम्स में 30 है और मेंस में 40 है। जो आपके जो ज्वाइनिंग लेटर होंगे वो जो नियुक्त अधिकारी को जो पुलिस नियुक्त अधिकारी जो होगा वहाँ का उनके द्वारा आपको भेजा जाएगा। जो अप्रूवल होगा जो कि इनकी ज्वाइनिंग होनी है वो जो वहाँ पे नियुक्ति प्राधिकार होगा उनके द्वारा भेजा जाएगा।
अब अब किसकी कितनी वैकेंसीज़ हैं, अब ये आते हैं भाई। 1275 तो आपकी टोटल है। अनुसूचित जाति के जो कुल पद हैं वो कितने हैं, वो 275 हैं। अनुसूचित जनजाति के जो 16 पोस्ट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 238 पोस्ट हैं। पिछड़ा वर्ग की 107 पोस्ट हैं। पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी कितनी पोस्ट है, उनकी ऐसी पोस्ट हैं। अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उनकी 441 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 111, ट्रांसजेंडर की 5 पोस्ट है। तो टोटल मिला के आपकी 1275 ऐसे पोस्ट दी गई हैं। अब आते हैं, अब आपको क्या क्या बनवाना है। जब आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा तब आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। आपको एक तो मेडिकल टेस्ट कराना है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके अलावा आपको अपना आपको चिकित्सा जांच, आपको अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, आपको अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है, उसके अलावा पूर्व सत्यापन करवाना है। आपको मैंने बता दिया कि आपको कब तक है, आपके 5 अक्टूबर से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और 5 नवंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं फ़ीस कितनी है। तो जो बिहार राज्य के बाहर के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हों, पिछड़ा वर्ग के हों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हों, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हों और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे किसी भी कोटि वर्ग और महिला पुरुष थर्ड जेंडर के लिए आवेदन शुल्क कितना है, 700 रुपये का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुल्क है। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुल्क है। ये किसके लिए है, ये बिहार राज्य के जो बिहार राज्य के जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के और आर्थिक रूप से कमजोर के, मतलब ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, किन किन के लिए, ओबीसी आप देख लीजिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट्स हैं और जो राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, वो चाहे किसी भी के भी हो, चाहे वो जनरल के हों, चाहे वो ओबीसी के हों, उनके लिए 700 रुपये का ऑनलाइन शुल्क है। लेकिन अब आते हैं भाई, आपने ओबीसी की बात कर ली, ईडब्ल्यूएस की बात कर ली और जनरल की बात कर ली। अब आते हैं एससी और एसटी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की जो महिला अभ्यर्थी हैं, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए, वो भी इंक्लूडेड सभी वर्ग के लिए, उनको जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क करना है वो 400 रुपये करना है। भाई मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो बिहार राज्य के निवासी हैं, कौन से, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल, और राज्य के बाहर के निवासी सभी वर्ग के, उनके लिए 700 रुपये, और बिहार राज्य के निवासी एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिलाएं और थर्ड जेंडर के लिए 400 रुपये शुल्क है। अभी आप लोग पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अपना, इसमें बस यही दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आप बिल्कुल सही जो अपनी जाति है वो बिल्कुल सही भरिएगा, वरना आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा और आपको कोई मिसचेंज नहीं होना चाहिए। जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाएगा। 5 नवंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। अब आते हैं कि जो मैरिड महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उन्हें ये घोषणा पत्र भी देना होगा कि वो गर्भवती नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। उन्हें ये विवाहित महिलाओं को ये घोषणा पत्र भी देना होगा। आपको दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। आपको 6 महीने का समय लग सकता है इस प्रक्रिया को पूर्ण होने में। आपकी
प्रीलिम्स में, मेंस में, फिर आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो इन सब में आपको 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो इसमें जल्दबाजी मत करिएगा कि क्यों नहीं हो रहा है, इसमें साफ साफ इन्होंने दे रखा है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए छोटी से छोटी नोटिफिकेशन और बड़ी से बड़ी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ भी मुझसे कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर डाउट, हर क्वेरी का जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा सलूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।